नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम समझने वाले हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज के समय में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ना है तो सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला जो वर्ड है वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ही रहा है। आखिर ये है क्या, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। इसके अंतर्गत हम क्या काम कर रहे हैं? कार्बन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदी और बिक्री कर रहे हैं। और इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा कंपनियों को भी हो रहा है, साथ ही साथ हमारे देश को भी हो रहा है, क्योंकि इससे हम कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं। आज के समय में पूरी दुनिया लगी हुई है कि कैसे करके हम कार्बन का जो उत्सर्जन है, एमिशन है, उसको कम कर सकें। इसके लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लाया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है सबसे पहले तो हम एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि भारत में सरकार निर्धारित कर दे या फिर कोई सरकारी संस्था ये तय कर दे कि आपको 100 पॉइंट तक ही कार्बन का एमिशन करना है। अब यदि कोई कंपनी 120 कर दे रही है और कोई ऐसी कंपनी भी है जो 80 कर रही है, मतलब वो बेटर काम कर रही है, वो कम एमिशन कर रही है, इसके लिए उसका जो पॉइंट है वो 80 है। अब क्या होगा? जिसने ज्यादा उत्सर्जन किया है, अब वो सोच रही है कि मुझे तो 100 तक ही अलाउ किया गया है, लेकिन अब मुझे 120 तक यदि करना है, मतलब मेरा उत्सर्जन यदि मुझे जारी रखना है, तो मेरे को यहां से क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। जिसके पास में एक्स्ट्रा है, 20 क्रेडिट एक्स्ट्रा है, जैसे कि 80 जो उत्सर्जन कर रही है उसके पास में 20 क्रेडिट उसने कमाई कर ली है, उस कमाई को वो इस कंपनी को बेच देगी। तो अब दोनों में यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, दोनों के पास 100-100 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिस्टम भारत सरकार की तरफ से लाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करना है। जैसे कि हमारे देश में कौन ये लिमिट को निर्धारित करता है, सरकार या फिर सरकार की एजेंसियां। एक और क्वेश्चन जो उठता है कि भाई यदि किसी ने इस लिमिट को, इस सीमा को यदि नहीं माना और इसके बावजूद भी वो उत्सर्जन करते जा रही है, क्रेडिट भी नहीं खरीद रही है, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि सरकार उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर सकती है, उसके ऊपर पर्यावरणीय कानून के उल्लंघनों का सहारा लेकर के उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसका प्रोडक्शन रोका जा सकता है। इस प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही उस कंपनी के खिलाफ में की जा सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कि इस प्रकार का काम करती हैं, जो कि निर्धारित करती हैं कि भाई कार्बन क्रेडिट की लिमिट क्या होगी। हमारे यहाँ पर खुद सरकार का मंत्रालय हो सकता है या फिर वो आरबीआई हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी एजेंसियां हैं जो मिल करके ये तय करती हैं, नियम कानून यहाँ पर बनाने का काम करती हैं। तो इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने इस स्टील फैक्ट्री को 100 यूनिट कार्बन एमिशन की अनुमति दी है, 100 टन ही उसको एमिट करना है। यदि वो फैक्ट्री सिर्फ 80 यूनिट कार्बन एमिशन कर रही है, इसका मतलब ये है आपने अच्छा काम किया है तो सरकार ने आपको 20 कार्बन क्रेडिट दे दिया है। आपके पास कितने बच गए हैं? 20 कार्बन क्रेडिट बच गए हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि 120 यूनिट कार्बन एमिशन कर रही है। अब सरकार ने तो बोला है कि 100 ही करना, इसने 120 कर दी, मतलब इसने 20 एक्स्ट्रा कर दी है। अब ये जो 20 यूनिट है वो फर्स्ट वाली कंपनी से ये खरीद सकती है, फर्स्ट वाली बेच देगी और ये खरीद लेगी, तो इसका और उसका दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब ये दूसरी फैक्ट्री पहली फैक्ट्री से 20 क्रेडिट खरीद सकती है। इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, सरकार कंपनियों को ही मैनेज करने के लिए बोल रही है। कंपनियां भी ये काम क्यों करेंगी? क्योंकि उनका एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है यदि उनको एक्स्ट्रा एमिशन करना है तो।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं भारत में हैं जो कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से जुड़े नियम कानूनों को या फिर इसकी सीमा को निर्धारित करने का काम करती हैं। पहले नंबर पर आ जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये भारत में जलवायु नीतियां और नियम बनाने का काम करता है। कार्बन क्रेडिट बाजार और उत्सर्जन कटौती से जुड़े फैसले इसी मंत्रालय के अंतर्गत लिए जाते हैं। सेकंड नंबर की जो संस्था आ जाती है वो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जिसको शॉर्टकट में CEA बोला जाता है, और ऊर्जा मंत्रालय, दोनों मिल करके। तो ये क्या काम करते हैं? बिजली और एनर्जी सेक्टर में कार्बन क्रेडिट और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी योजनाएं बनाने का काम करती हैं। फिर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को ये लोग कंट्रोल करने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है RBI। भारत में कार्बन क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वित्तीय व्यवस्था, उसको देखने का काम करता है RBI। अगर कोई विदेशी निवेशक भारतीय कार्बन क्रेडिट बाजार में निवेश करना चाहता है तो इसके नियम RBI और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ही तय करेंगे। फिर चौथे नंबर में आ जाता है इंडियन कार्बन मार्केट। भारत सरकार ने 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की शुरुआत करी थी, जिसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दोनों मिलकर के संचालित करते हैं। ये इंडियन कार्बन मार्केट की देखरेख करते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि कार्बन क्रेडिट सही तरीके से खरीदी बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आ जाता है हमारा नीति आयोग। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, मतलब भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन ट्रेडिंग से जुड़े सुझाव देने का काम करता है। इसके अलावा भारत कैसे करके इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में आगे बढ़ सकता है, इसके लिए भी सुझाव देने का काम कौन करता है? नीति आयोग ही करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है और उसने कार्बन क्रेडिट खरीदा भी नहीं है, तो उसके ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 और पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है? पहले नंबर की बात है, उसके ऊपर फाइन या फिर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। ये काम कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मिलकर के ये काम कर सकते हैं। ये जुर्माना कंपनी के द्वारा किए गए एक्स्ट्रा एमिशन की मात्रा पर डिपेंड करता है, कितना आप एक्स्ट्रा एमिशन कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, इससे कंपनी को उत्पादन रोकना पड़ेगा, मतलब भारी नुकसान उसको हो जाएगा। तीसरे नंबर की जो कार्रवाई हो सकती है वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑपरेशन को तुरंत रोक दीजिए। ये काम कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय या फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये कंपनी को अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे सकते हैं। मतलब उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, कंपनी सुधार करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कानून चलता है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत सरकार कंपनी के खिलाफ में मुकदमा दायर कर देगी। कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है, तो यदि कानूनी कार्रवाई होती है तो इसके मालिक या फिर अधिकारियों को जेल की सजा भी हो सकती है। इसके बाद ब्लैक लिस्टिंग भी किया जा सकता है। सरकार और अन्य एजेंसियां कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बाहर कर देंगे कि हम ऐसी कंपनियों को नहीं लेंगे। इससे कंपनी को ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वहीं यदि हम चर्चा करें इंटरनेशनल लेवल पर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से रिलेटेड नियम कानून हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग एक वर्ल्ड लेवल पर बनाया गया सिस्टम है, जो कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी और जो समझौते हुए हैं इनके अंतर्गत ही इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम दिए गए हैं जहाँ पर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है। जैसे कि सबसे शुरू में बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट 2015।
ये समझौता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCC के अंतर्गत 2015 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 6 खास तौर पर कार्बन बाजार, कार्बन मार्केट और क्रेडिट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। ये आर्टिकल 6। आर्टिकल 6.2 की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित ऊर्जा परिणाम की व्यवस्था है, जिससे देश आपस में कार्बन क्रेडिट का लेन देन कर सकते हैं। मतलब 6.2 में क्या बताया जा रहा है कि कैसे करके एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में क्रेडिट का ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद 6.4 आ जाता है आर्टिकल। ये एक कार्बन ऑफसेट प्रणाली की बात करता है। मतलब कोई देश या कंपनी किसी अन्य देश में कार्बन कटौती परियोजनाएं जैसे कि वनीकरण, नवीनीकरण शुरू कर सकता है और वहां से क्रेडिट प्राप्त कर सकती है। ये काम भी किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में पॉल्यूशन को कम करना है तो विदेश की कोई कंपनी या फिर सरकार बोलेगी कि हम यहाँ पर वनीकरण करेंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे, इससे आपको क्रेडिट दिया जा सकता है। फिर आया है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और मार्केट बेस्ड सिस्टम को लागू किया था। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया था, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में परियोजनाएं लगाएंगे और कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते थे। हालांकि 2020 के बाद इससे पेरिस समझौते द्वारा हमने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। फिर आता है UNFCCC 1992, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन जिसको बोला जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये सबसे पहला वर्ल्ड लेवल पर किया गया समझौता था। ये समझौता सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, जिसको शॉर्टकट में CBDR-RC बोला जाता है, मतलब अमीर देशों को ज़्यादा जिम्मेदारी देता है, उन्हीं के कारण ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है क्योंकि। इसके बाद आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, शॉर्टकट में CBAM 2023 बोला जाता है। EU ने ये नया नियम लागू करा था, जिसके अंतर्गत जो भी देश यूरोप को स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसे कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। इससे भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप को निर्यात करने के लिए उन्हें या तो कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा या फिर उनको एक्स्ट्रा शुल्क देने की ये बात करता है। इसके बाद आ जाता है वॉलंटरी कार्बन मार्केट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, आप स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते और बेचते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड और वेरा जैसी जो एजेंसियां हैं इस मार्केट के लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम करती हैं। 6वें नंबर में आ जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की गाइडलाइन, IPCC, जो कि UN की एक वैज्ञानिक संस्था है। कार्बन उत्सर्जन और कार्बन बाजार से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों और डेटा को जारी करने का काम करती है। विभिन्न देशों की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IPCC की रिपोर्ट को ध्यान में रख करके कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की नीतियां बनाती हैं। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि भाई पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 का, क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 का, UNFCC आया 1992 का। ठीक है, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है कार्बन ट्रेडिंग को लेकर के। साथ ही CBAM और स्वैच्छिक बाजार, जिसको शॉर्टकट में VCM बोलते हैं, जैसे नए नियम और प्रणालियां भी उभर करके सामने आ रही हैं। तो भारत और जो गरीब देश हैं उनको इन कानूनों के अंतर्गत काम करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग में भागीदारी के लिए आर्टिकल 6.2 और 6.4 के अंतर्गत परियोजनाएं चलानी पड़ती हैं।